गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास, दैट के नॉट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। इट इज द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। के नॉट क्या है, रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट एंड टी क्या है आपके पास, टी इज इक्वल्स टू टाइम। ओके, और अगर बात करें हाफ लाइफ का, इसके लिए हाफ लाइफ क्या थी, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है वो मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। मीन्स कि हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो a/2 हो जाए। ए आपके पास क्या था कल, वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या था, ए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, दैट के नॉट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2t हाफ, और अपन यूं लिख सकते हैं टी हाफ कैलकुलेट करना है अपने को, तो ए अपॉन 2 के नॉट। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना। हाफ लाइफ मींस दैट टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है, हाफ, या यूं कह सकते हैं दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉन एज हाफ लाइफ पीरियड। तो ये जो अपन ने कल देखा जीरो ऑर्डर के लिए, आज अपन किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के नोट यानी कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा। और साथ में आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन, है ना। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, आपके पास जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है ए, इससे आपको किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट का, ये आपको प्रोडक्ट मिला। ओके, मैंने कहा व्हेन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो इसकी कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं अपन ए, स्मॉल ए, और इसकी कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं 0। वही बात है कि अगर आपके पास टाइम 0 रहेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। अब अगर आपके पास t इक्वल्स टू t सेकेंड है, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको पता है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, प्रोडक्ट में ना। रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होंगे आपके पास, प्रोडक्ट में। तो अपन ये ले लेते हैं कि दैट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, x, तो रिएक्टेंट की कितनी होगी आपके पास, a माइनस एक्स। ओके, अपने को एक बात पता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की पावर 1 लगा दूं तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर। अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को x ले रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आफ्टर टी टाइम कितना ले रहे हैं, a माइनस एक्स। ओके, तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रेट है वो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि dx अपॉन dt, रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, dx अपॉन dt। dx क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ गया, चेंज इन टाइम आ गया, इज इक्वल्स टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि अपन किसके बारे में बात करेंगे, a माइनस एक्स के बारे में। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी a माइनस एक्स के, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी है, a माइनस एक्स। प्रोपोर्शन का साइन जब भी हटेगा तो क्या आएगा कि सर प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आएगा, dx अपॉन dt
dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k1 a माइनस एक्स, k1 a माइनस एक्स है। ओके, k1 क्या हो गया सर, मैंने कहा k1 लिखा है, इसका मतलब ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके पास क्या है k1। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन की टर्म्स को एक साइड लेके आ जाएंगे कि सर कैसे, मैंने कहा ले आओ ये dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया k1 dt, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया k1 dt, dt को इधर भेज दिया और a माइनस एक्स को अपन नीचे लेके आ गए। ओके, ये अपने पास है इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और k1 dt का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 dt। अपने को इस साइड का तो चलो पता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, ये k1 t प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c आपके पास क्या है कि सर c हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या होगा, माइनस ln a माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस ln a माइनस एक्स, ये इसका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा dx अपॉन a माइनस एक्स। तो ये dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, k1 का कभी होगा नहीं बिकॉज ये कांस्टेंट है, dt का क्या हो गया आपके पास t हो गया प्लस c, c आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब अपने को वही है कि अपने को c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कब करेंगे c की वैल्यू कैलकुलेट, जब आपके पास x की वैल्यू 0 यानी कि t की वैल्यू 0। तो देखिएगा व्हेन t equals to 0 second, then c is equals to 0, sorry, t is equals to 0 second, then x is equals to 0। x की वैल्यू उस समय क्या रहेगी आपके पास, 0 रहेगी, तो t equals to 0 second और x is equals to 0 को अपन यहाँ पुट कर इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली, ये वाली इक्वेशन में पुट कर, माइनस ln, अपन ने माइनस ln लिख दिया, a माइनस 0 अपन ने a माइनस 0 लिख दिया, माइनस ln a माइनस 0 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, k1 इंटू 0, k1 इंटू 0 प्लस आपके पास क्या आ गया, c, प्लस आपके पास क्या आ गया, c आ गया, c इज इक्वल्स टू क्या आया, c इज इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग a, ये आपके पास c की वैल्यू है कि सर कैसे, मैंने कहा k1 इंटू 0 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस नेचुरल लॉग k। अब नेचुरल लॉग को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉग बेस 10 में, क्योंकि अपने जो सारी कैलकुलेशन है वो किसमें है, लॉग बेस 10। तो c इज इक्वल्स टू आ गया माइनस नेचुरल लॉग a, इसकी वैल्यू इसी इक्वेशन में वापस पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1t माइनस नेचुरल लॉग a, k1t माइनस क्या आ गया आपके पास, नेचुरल लॉग a। कि सर माइनस क्यों लिखा, मैंने कहा यहाँ प्लस था, c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, माइनस नेचुरल लॉग a आ रही है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आए तो अपने पास क्या आया, ln a यानी कि नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, k1 इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, k1। शायद आपको पता हो क्योंकि 11th में अपने लॉगरिथम देखा था कि लॉगरिथम में जब भी आपके पास दो
वैल्यू माइनस में होती है तो उसको अपन डिवाइड में लिखते हैं, और प्लस में होती है तो उसको अपन किस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, देखो नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, k1। नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, k1 की। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास आएगा इक्वेशन सेकंड। तो सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैंने कहा रिएक्शन है ये ए से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट का। ए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0, पी सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन एक्स है तो इसकी कितनी होगी, ए माइनस एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है। तो dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या आ गया, a माइनस एक्स आ गया। मैंने कहा प्रोपोर्शन का साइन हटाओ तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा, रेट कांस्टेंट होगा। अब रेट कांस्टेंट को अपन किससे लिखते हैं, k से। यहाँ 1 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। इससे अपने को क्या इक्वेशन मिली, मैंने कहा कंसंट्रेशन की टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, dt को ऊपर लेके चले जाओ। तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। सर माइनस क्यों हुआ, मैंने कहा dx अपॉन a माइनस एक्स का तो देखो नेचुरल लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स होता है। a माइनस एक्स को ऊपर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है dx अपॉन a माइनस एक्स का, उसका तो ये होगा dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ये होता है नेचुरल लॉग 1 अपॉन a माइनस। बट a माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग के आगे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t प्लस आपके पास क्या आ गया, c। यहाँ पे अगर c की बात करें तो c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। c की वैल्यू कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। अब अगर आपके पास t 0 सेकेंड हो तो उस टाइम पे x की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस नेचुरल लॉग a। c इज इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग a। ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर वापस कंसंट्रेशन को एक साइड लेके आएंगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1। नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। सर अपॉन क्यों करा, अपॉन इसके कारण से करा बिकॉज दो लॉग क्वांटिटी के बीच में आपके पास किसका साइन है, माइनस का साइन। दो लॉग क्वांटिटी के बीच में किसका साइन है, माइनस का। और दो लॉग के बीच में अगर माइनस हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है डिवाइड। क्योंकि लॉगरिथम में देखा था लास्ट ईयर अपन ने भी कि प्लस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई और माइनस इज इक्वल्स टू डिवाइड। मींस अगर आपके पास log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 है तो वो वैल्यू किसकी रहेगी, log बेस 10 6। अगर आपके पास log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2 है तो वो वैल्यू किसकी रहेगी, log बेस 10 5। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। ये डेरिवेशन अगर क्लियर है, एग्जाम में पूछी जाती डेरिवेशन के बारे में, है ना। जैसे इस बार तो आपके टर्म 1 ही है, टर्म 1 में तो नहीं आएगी क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव पार्ट। हाँ, टर्म सेकंड में अगर सब्जेक्टिव में आ जाती है तो ये इक्वेशन पूछ लेते हैं। ओके, जल्दी से हैंड रेज करते हैं फिर चलते हैं आगे। इसी इक्वेशन को कंप्लीट करना है अपने को। अब देखिए आगे, आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग आ गया a अपॉन a माइनस एक्स आ गया इक्वल्स टू k1t। ओके, अपने को इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, सेकंड इक्वेशन। जो इक्वेशन सेकंड लिखी है उसको कन्वर्ट करना है लॉग। नेचुरल लॉग जो है वो इक्वल्स टू होता है किसके, 2.303 log बेस 10 के। अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो ध्यान दें। नेचुरल लॉग जो है वो इक्वल्स टू होता है 2.303 log बेस 10। अगर आपको नेचुरल लॉग को रिमूव हटाना हो कहीं से और log बेस 10 में वैल्यू लिखनी हो तो अपन लिखेंगे नेचुरल लॉग
इक्वल्स टू 2.303 log base 10। तो जहां पे नेचुरल लॉग आया उसको हटा दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा 2.303 log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया k1t इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया k1t। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है k1। तो k1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। t यहाँ पे क्या है, सबकी बातें कर लेते हैं। t आपके पास यहाँ पे टाइम, t क्या है आपके पास टाइम, a क्या है आपके पास, a इक्वल्स टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन कि सर a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या है a माइनस एक्स, है ना। तो t आपके पास टाइम हो गया, a आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया, a माइनस एक्स आपके पास फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो। मीन्स कोई आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए देखो कि इफ ए केमिकल रिएक्शन is completed, या फिर if a first order reaction is 70% completed, 70% completed, find out the rate constant of first order reaction। 70% completed का मीनिंग क्या होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको कंसेंट्रेशन नहीं देके परसेंटेज में गिवन होगा, कैसा नहीं देंगे कि इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ये थी, फाइनल कंसेंट्रेशन ये हो गई, आपको कहेंगे कि 70% कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसके लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें। तो 70% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मीनिंग क्या होगा कि अपन हमेशा इस कंडीशन में ऐसे कभी भी आ जाए तो उस कंडीशन में a की वैल्यू तो अपन कितनी रखेंगे 100, और x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी वहां पे 70, x की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी 70, तो a की वैल्यू 100, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 70, ठीक है ना। आपको कहते 30% कंप्लीट हो चुकी है, आपको कहते 40% कंप्लीट हो चुकी है। देखो दो स्टेटमेंट आएंगे क्वेश्चंस में, तुम्हें एक तो आएगा कंप्लीट हो चुकी है 40%, 40% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मीनिंग क्या होगा कि अपन मैक्सिमम कितना लेके चलेंगे 100%। 40% कंप्लीट हो चुकी है मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 40 आ रही है। और एक ऐसा आ जाए कि 40% रिमेनिंग है, रिएक्टेंट जो है वो 40% रिमेनिंग है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 60% कंप्लीट हो चुकी है। तो जो वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत हो, जो इक्वेशन जो वर्डिंग गिवन हो उसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हो चुकी है 40%, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी है 40, और यूं कह दे कि रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के 40% ही रहे हैं, अब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 40%, तो उस समय a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, आराम से क्वेश्चंस पढ़ने अपने को, उसके बाद उसके आंसर दें। तो ये अपने पास क्या आ गया k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब एक और बात बताते हैं यहाँ पे, है ना, देखो हाँ हाँ हाफ लाइफ भी अभी देखेंगे कैसे करते हैं हाफ लाइफ। इसके लिए हाफ लाइफ के लिए इस फॉर्मूले को अपन किनारे में लिख देते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात और बताएंगे आप हाफ लाइफ के लिए। ये देखो k1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है जो बहुत यूज में आने वाला है न्यूमेरिकल से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं। अब देखिएगा ये इक्वेशन देखिए यहाँ ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1। इस इक्वेशन को जानबूझ के मैंने बॉक्स में बंद करा है, इसको इक्वेशन 2 दी है, उसका रीजन क्या रीजन है देखते हैं अपन। एक साइंटिस्ट एक इक्वेशन देखेंगे अपन, विल हेल्मी इक्वेशन।
कि क्या होती है। कि आपके पास जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए, इसको ले लेते हैं अपन सी नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन को कंसिडर करते हैं सी नॉट, और जो आपके पास फाइनल कंसेंट्रेशन है मींस ए माइनस एक्स जो है, उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं सी टी। ये तो हो गया आपके पास 0 सेकंड पे कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की, और सीटी का मतलब क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन रिमेनिंग है उसको अपन ने क्या लिख दिया, सीटी। अब देखो नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, K1T। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, K1T। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि सीटी को मैं ऊपर कर दूं, सी नॉट को नीचे कर दूं। ये सर ऐसे कैसे, मैंने कहा नहीं, इधर पूरा देखो, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस K1। ये सर ऐसे कैसे, मैंने कहा सीटी को ऊपर करा, सी नॉट को नीचे करा, तो नेचुरल लॉग के आगे साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया, ठीक है ना। यहाँ माइनस के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या करा, माइनस से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, नेचुरल लॉग सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू माइनस K1T। ठीक है, अब मैं नेचुरल लॉग को हटा देता हूँ। तो देखो दो चीजें हैं, लॉग जो है उसका यूज क्यों करते हैं वो आपको पता है, पावर को सॉल्व करने के। लॉग जैसे ही हटाते हैं वापस पावर आ जाती है, और लॉग जैसे ही लगाते हैं वैसी पावर खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर आप नेचुरल लॉग जो है उसको हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस K1T, या यूं कह सकते हैं सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट ई माइनस K1T। ये आपके पास है विलहेल्म इक्वेशन, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि विलहेल्म इक्वेशन क्या है, या फिर कौन सा करेक्ट रिलेशन है इन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इन बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या आएगा, देख सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आपके पास क्या आ गया, K1T। ये सर आया कैसे, मैंने कहा ये इक्वेशन देख लो, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू अपने पास क्या है, K1T। तो मैंने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको तो सी नॉट लिख लेते हैं, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको सी टी लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या आया, नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू K1T। ओके, तो अब देखिएगा नेचुरल लॉग सी टी अपॉन सी नॉट को अपन क्या लिखेंगे, माइनस का K1T। सी टी अपॉन सी नॉट को क्या लिखेंगे, माइनस का K1T। देखो सी टी तो ऊपर चला गया, सीओ कहाँ, सी नॉट कहाँ आ गया आपके पास, नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपके पास साइन चेंज होगा, तो मैंने सीधा यही कर दिया माइनस K1T। नेचुरल लॉग हटाया तो क्या आ गया आपके पास, एक्सपोनेंशियल आ गया। ये सारी वैल्यू कहाँ चली गई, पावर में चली गई, है ना। तो सी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, सी नॉट ई की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस क्या आएगा आपके पास, K1T। इसी इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, विलहेल्म इक्वेशन। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती है विलहेल्म इक्वेशन। मींस यूं कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, हाफ लाइफ पीरियड, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन आती है विलहेल्म इक्वेशन। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन देखते हैं। ठीक है ना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं रिलेशन से, वो भी अपन देखेंगे इस पर ना। देखिएगा हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं इसके लिए ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाफ लाइफ, आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, बार बार डेफिनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड जो है उसको डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से, ये टी हाफ से उसको डिनोट करते हैं, है ना। और हाफ लाइफ पीरियड यानी कि इस टाइम पर टी हाफ पर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, A/2। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, A/2 हो जाती है हाफ लाइफ पीरियड। एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, A/2। आइए हाफ लाइफ पीरियड देख लेते हैं कैसे होगा। K1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन यही है,
इसी इक्वेशन से अपन हाफ लाइफ पीरियड देखें। जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन आती है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो, चाहे सेकंड ऑर्डर की हो, चाहे जीरो ऑर्डर की हो, उसके लिए हाफ लाइफ जो कैलकुलेट करते हैं वो इस रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से करते हैं, है ना। तो देखिएगा K1 इज इक्वल्स टू K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ T हाफ log base 10 A अपॉन A माइनस A/2। सर x की जगह A/2 मैंने कहा, x की जगह अपन क्या लिखेंगे A/2। अपने को T हाफ कैलकुलेट करना है तो इधर ले आते हैं T हाफ को। T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log base 10 A अपॉन A/2। सर A अपॉन A/2 कैसे? मैंने कहा यार A में से A-2 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा अपने पास A/2 रहेगा। अब ये 2 जो है वो डिवाइड में है, यहाँ पे, यहाँ डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा सर, ये तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ डिवाइड में तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 A से आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ओके, A से अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। log base 10 2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 3.3010 0.3010, ये log base 10 2 की वैल्यू होती है। तो अपन ने क्या करा कि T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 अपॉन में क्या आ गया अपने पास K1 आ गया, है ना। T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 अपॉन में K1। इस सब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.693 अपॉन K1, यानी कि T हाफ का फॉर्मूला क्या आ गया कि T हाफ का फॉर्मूला आ गया अपने पास 0.693 अपॉन आपके पास K1। अब इसको T हाफ भी लिख सकते हैं और T 50% भी लिख सकते हैं, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या कह देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कह देते हैं। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या कह देते हैं, हाफ लाइफ। तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया, 2.303 अपॉन T log base 10 A अपॉन A माइनस। ये आपके पास क्या हो गया, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। बहुत इजी है हाफ लाइफ का, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1, है ना। अब देखो लॉग की बात करें तो लॉग में 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है काफी, कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आप डिवाइड कर रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, उसके बाद अपन रिलेशन देखेंगे। एक आधे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फॉर्मूले आपके सामने हैं, आंसर आप मेरे को दे ही दोगे फटाफट से, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। देखिएगा 80% रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट होती, कंप्लीटेड इन 30 मिनट, 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 80% 30 मिनट में कंप्लीट होती है। तो आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो एक मैं करवा देता हूँ ना, उसके बाद अपन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, इसको देखना है। 80% 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 80% रिएक्शन जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला अपने पास ये रहा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, कि K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन आपके पास क्या आ गया 30। जो गिवन है वो रखते जाओ। K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन आपके पास क्या आ गया 30 log base 10। अब देखो A
ए आपको कभी नहीं दे रखा होगा, क्या आप ये सोचो कि ऐसे क्वेश्चंस में ए दे रखा हो, नहीं। दो चीजें कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं कि 80% है ना, 80% है, तो 80% है तो इसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अगर परसेंटेज का साइन हटा के यूं लिख भी सकते हो कि दैट 0.1 लिख दिया और 1 लिख दिया, 1 आपके पास ए हो गया, ये आपके पास एक्स हो गया, है ना। 1 ए लिख सकते हो, 0.8 इसको लिख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा इजी करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर 80% है, उसको सीधा ही कंप्लीट रिएक्शन को 100 कर दें, ये आपके पास आ गया 100, कि हम एक ही वैल्यू कितनी लेंगे, 100 लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 माइनस आपके पास 80, 100 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा, है ना। 80 क्या हो गया आपके पास, 80% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब x की वैल्यू 80 गिवन, तो x की वैल्यू गिवन होगी, आप वहां पे क्या रखें, a की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू कितनी रख दें, या तो 100 रख दें, या इसको 1 रख रहे हो तो उसको 0.8 रख दो, बात तो एक ही। इसको 1 रख रहे हो तो उसका कितना रख दो 0.8, और इसको अगर 100 रख रहे हो तो उसको 80 रख दो। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए जितना गिवन है, परसेंटेज गिवन है 80%, कोई बात नहीं, 80% गिवन है तो हम सीधा 80 रखेंगे एक्स की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 100 रखेंगे। तो K1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, कि दैट K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन आपके पास क्या आ गया 30 log बेस 10 100 अपॉन आपके पास क्या आ गया 20, 100 अपॉन 20, 100 माइनस 80 करा तो कितना आ गया आपके पास 20, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 आएगा, log 5 की वैल्यू पुट करनी है, K1 इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 अपॉन आपके पास क्या आ गया 30, अपॉन आपके पास क्या आ गया 30 आ गया, ये आपके पास रेट कांस्टेंट, ये क्या आ गया रेट कांस्टेंट, K1 इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.6990 अपॉन 30। आपको इसी इक्वेशन के लिए कह दे कि आप क्या बताओ, आप इसके लिए हाफ लाइफ बताओ, तो हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1, और K1 की वो वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड भी आ जाएगा। तो ऐसे अपन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे दो एक रिलेशन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, और साथ में अपन कई सारे एग्जाम्स में आते भी हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं तो 75% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, कुछ सीधा सा रिलेशन है, वो अगर दिमाग में होगा तो कभी अपना रिलेशन अपना क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और क्वेश्चन नहीं गलत होगा तो रिलेशन भी गलत नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनके कुछ रिलेशन के बारे में। ओके।